हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल, स्कूल व्याख्याता इतिहास का। दोस्तों, अपन जो 2011 से लेकर 2022 तक जो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवा रहे थे, यानी भारत के और राजस्थान के क्वेश्चन दोस्तों मैंने करवा दिए थे सारे। दोस्तों, आज इसकी लास्ट वीडियो है, यानी मैंने सारे क्वेश्चन भारत और राजस्थान के जो अब तक सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, स्कूल जो व्याख्याता है उसके जो सारे क्वेश्चन, संस्कृत डिपार्टमेंट के भी सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने लगभग लगभग कंप्लीट ही करवा दिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे करवाए, यानी जो सिलेबस में नहीं है वो तो मैंने नहीं करवाए, और जो सिलेबस में है वो मैंने सारे करवा दिए। तो दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और मैंने बिल्कुल डिटेल से सॉल्यूशन के साथ ये क्वेश्चन मैंने करवाए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की लास्ट क्लास है ऑब्जेक्टिव की, जो अब तक के सारे क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखो, किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है पाबू जी, सेकंड है मल्लीनाथ जी, थर्ड है रामदेव जी, और चौथा है देवनारायण जी। तो इसके अंदर क्या होगा आंसर? तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा उड़ू काश्मीर रामदेव जी। तो थोड़ा समझा देता हूँ मैं रामदेव जी के बारे में। देखो, रामदेव जी तंवर, इनका नाम था रामदेव जी तंवर। रामदेव जी तंवर, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो ये कहाँ के इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ू कश्मीर के अंदर हुआ था। एक जगह पड़ती है उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर, उड़ू कश्मीर, कश्मीर यानी कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में जगह पड़ती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, इनके पिताजी का नाम था अजमाल दे। ठीक है, पिताजी का नाम था अजमाल दे। अजमाल दे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको विष्णु का अवतार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? विष्णु का अवतार भी कहते हैं इनको। इनको विष्णु का अवतार भी इनको कहते हैं। और दोस्तों, इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, शुक्ल द्वितीया से 11 तक, यानी 11 तक इनका मेला लगता है। 11 तक, ठीक है। द्वितीया से लेकर 11 तक इनका मेला लगता है। तो दो, सबसे बड़ी बात यह है कि रामदेव जी, हम देखते हैं इनको पीरों के पीर भी कहते हैं। पीरों के पीर भी इनके कहते हैं, पीरों के पीर। वो दोस्त, इनका जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? रुणेचा, जैसलमेर में इनका अंदर मेला लगता है। रुणेचा, रुणेचा रामदेवरा, आज क्या बोलते हैं उसको? रामदेवरा, जैसलमेर में पड़ता है, वहाँ इनका मेला लगता है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम देखेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा मैं, आज लास्ट क्लास है तो मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, ठीक है। मेन चीज़ कराऊंगा, यानी रामदेव जी तौर जन्म उड़ू कश्मीर के अंदर, वो बाड़मेर जगह पड़ती है। इनके पिताजी का नाम अजमालदे था, विष्णु के अवतार थे। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से 11 तक इनका मेला लगता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि पीरों के पीर है, और रुणेचा, रामदेवरा और जैसलमेर में इनका मेला काफ़ी अच्छा लगता है। और हम देखते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ भी आते हैं। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं, ठीक है ना। मारवाड़ का कुंभ जब मेला लगता है तो क्या बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ है। हम देखते हैं कि गुजरात से, और गुजरात काफ़ी यहाँ पे आता है। गुजरात और मारवाड़ कई एक प्रकार से ये बड़ा त्योहार भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये था रामदेव जी के बारे में। इनका जन्म उड़ू कश्मीर के अंदर हुआ था। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया रामदेव जी। हम देखते हैं कि पाबू जी कोलूमंड जोधपुर में जगह पड़ती है। कोलूमंड, कोलूमंड जोधपुर, वहाँ के रहने वाले थे ये। कोलूमंड जोधपुर के रहने वाले, ठीक है ना। देवनारायण जी हम देखते हैं आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा की जगह, भीलवाड़ा के रहने वाले थे ये। तो तमाम दोस्तों इसका आंसर हो जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कौन सी छावनी थी जो राजपुताना में नहीं थी? तो पहला है हम ऑप्शन नसीराबाद, सेकंड है देवली, तीसरा है टोंक, चौथा है एरनपुर। दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। टोंक इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नसीराबाद भी थी, देवली भी थी, एरनपुरा भी थी, और खेरवाड़ा, ठीक है। टोटल कितनी छावनी थी इसके अंदर दोस्तों? हम देखेंगे टोटल 6 इसके अंदर छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। और ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सी छावनी राजपूताना के अंदर नहीं थी? तो टोंक इसके अंदर हम देखते हैं ये जो टोंक थी वो नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि खेरवाड़ा, नीमच,
नीमच है, देवली है, ठीक है ना। तो 3 तो ये हो गई, नसीराबाद हो गई, तो देवली हो गई, ठीक है, एरिनपुरा हो गई, खेरवाड़ा हो गई और नीमच हो गई। और हम देखते हैं कि देवली तो वापिस आ गई, ब्यावर, ब्यावर भी थी, ठीक है ना, ब्यावर। टोटल 6 छावनियाँ थी, हम देखते हैं नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नीमच और ब्यावर। तो टोटल कितनी छावनियाँ थी? टोटल 6 छावनियाँ थी इसके अंदर। जो है 1800 क्रांति के समय हम देखते हैं सैनिक छावनी राजपूताना में। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो इजी सा क्वेश्चन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स और तीसरा है सेडर कॉटन। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? हम देखेंगे कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना। और हम देखते हैं मेजर बर्टन कहाँ के थे? हम देखते हैं कोटा के थे, ठीक है ना। और हम देखते हैं जो ये सैडलर था, हम देखते हैं कि कोटा जन विद्रोह के समय ये मारा जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो पहला है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। सेकंड है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तीसरा है शाहपुरा, किशनगढ़ और झालावाड़, करौली। और चौथा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा समझा देता हूँ मैं मत्स्य संघ के बारे में। देखो सबसे पहले मत्स्य संघ, मत्स्य संघ हम देखेंगे कि 18 मार्च 1948 को ये होता है। और दोस्तों हम देखते टोटल 7 चरण थे, और 7 चरण में से कौन सा पहला, ये कौन सा चरण है? पहला चरण। दोस्तों इसका नामकरण किसने दिया? के एम मुंशी साहब ने इसका नामकरण दिया। के एम मुंशी साहब ने नामकरण किसने दिया? के एम मुंशी साहब ने, के एम मुंशी साहब ने इसका नामकरण दिया मत्स्य संघ का। और हम देखते हैं कि 4 इसके अंदर है। सबसे पहले हम देखेंगे अलवर, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 हम देखते हैं इसमें पढ़ते हैं रियासतें, करौली। तो 4 ये रियासतें पड़ती है। और हम देखेंगे कि जो अलवर है, अलवर को क्या बना दिया जाता है? राजधानी इसके अंदर बना दिया जाता है, राजधानी इसको बना दिया जाता है। और हम देखते हैं भरतपुर के अंदर उद्घाटन होता है। भरतपुर में क्या होता है? उद्घाटन। और कौन करता है? एन वी गॉडगिल साहब। उद्घाटन कौन करता है? एन वी गॉडगिल, एन वी गॉडगिल साहब इसका उद्घाटन करते हैं। धौलपुर के अंदर इनके राज प्रमुख कौन था? धौलपुर के उदयभान सिंह। राज प्रमुख और है उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। और हम देखते हैं कि जो करौली के थे वो कौन थे? उपराज प्रमुख गणेश पॉल, उपराज प्रमुख। राज प्रमुख कौन थे? गणेश पॉल, गणेश पॉल। दोस्तों ये था, ठीक है ना। हम देखते हैं कि मत्स्य संघ है और 18 मार्च 1948 को ये हुआ था। और 7 चरण, टोटल 7 चरण थे। उसका पहला चरण ये था, नामकरण किसने दिया था? के एम मुंशी साहब ने इसका नामकरण दिया था। अलवर के अंदर दोस्तों राजधानी बनाई थी अलवर को। भरतपुर के अंदर उद्घाटन किया था एन वी गॉडगिल साहब ने। और हम देखेंगे धौलपुर के जो थे राज प्रमुख उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और करौली के जो उपराज प्रमुख थे उनको उनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। किनको? गणेश पॉल को उपराज प्रमुख हमें बनाया गया था। और देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, हम देखते हैं प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत साहब को प्रधानमंत्री बनाया गया था। शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। और कुछ मंत्री भी थे, हम देखते हैं शोभाराम कुमावत। तो कुछ मंत्री भी थे, हम देखते हैं मास्टर भोलानाथ, मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल जी, ठीक है। दो तो ये दोस्तों ये प्रमुख इसके अंदर मंत्री भी थे। हम देखते हैं और भी थे, गोपीलाल यादव साहब, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। तो दोस्तों ये हो जाएगा मत्स्य संघ के बारे में। तो दोस्तों मैंने बेसिक आपको बता दिया मत्स्य संघ का, कि भाई इसका उद्घाटन
हम देखते हैं कि 18 मार्च 1948 की डेट है, फिक्स है, ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं इसका नामकरण के एम मुंशी साहब ने किया गया था। और शोभाराम कुमावत साहब इसके प्रधानमंत्री थे। अलवर में राजधानी थी। भरतपुर में उद्घाटन किया था एन.वी. गौडगिल साहब ने। धौलपुर राज प्रमुख उदयभान सिंह जी थे और करौली उपराज प्रमुख गणेश पॉल थे। और हम देखते हैं कि गोपीलाल यादव, मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल, तमाम इनके ये कौन थे, मंत्री थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ। दोस्तों जब मैं कालीबंगा पढ़ा है तो मैंने कई बार आपको बताया कि कालीबंगा का जो स्तर है यानी 5 स्तरों के अंदर है। मैंने कई बार आपको वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। और दोस्तों हम देखते हैं कि स्कूल व्याख्याता का जो 2022 का हुआ था ग्रुप सी का, वो ये क्वेश्चन था और खूब इसके अंदर से लोगों के खूब गलत भी हुए। तो दोस्तों मैंने खूब बार अब तक कालीबंगा बहुत बार समझा दिया है और उसके अंदर ये भी बताता हूँ कि मैं हमेशा कि 5 स्तर यहाँ से हमें मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा से कितने स्तर मिले, 5 स्तर हमें मिले। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों क्या था तेजा जी की पत्नी का, तो पहला ऑप्शन है हम देखेंगे कि मैणा दे, सेकंड है नेतल दे, तीसरा है फूलम दे और चौथा है पेमल दे। क्या आंसर होगा इसका, पहला तो मैणा दे है, सेकंड हम देखते हैं नेतल दे, तीसरे फूलम दे और चौथे है पेमल दे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा हम देखेंगे पेमल दे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पेमल दे इसका आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे दोस्तों कि जो मेणा दे हैं, मेणा दे दोस्तों हम देखते हैं कि रामदेव जी की माता जी का नाम था, रामदेव जी की माता जी का, रामदेव जी की माता जी का नाम था। और जबकि हम देखते हैं कि नेतल दे हम देखते हैं कि पत्नी का नाम था, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि पेमल दे किसकी है, तेजा जी की पत्नी का नाम है। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं पनेर जा रहे थे लेने के लिए तेजा जी की पत्नी, और पनेर की थी। हम देखते हैं कि जो तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी सुरसुरा नामक जगह पर इनकी पनेर पनेर जा रहे थे, ठीक है ना। और पत्नी है ये इनकी पत्नी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हम देखेंगे कि तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा, पनेर। नेक्स्ट है मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 14 दिन तक किया जाता है। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, हम देखेंगे पहला ऑप्शन है तेरह ताली, सेकंड है बम, तीसरा है गिदड़ और चौथा है गवरी। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों हम देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा समझा चाहता हूँ मैं। बम बम दोस्तों पड़ता है अलवर भरतपुर साइड, ये पड़ता है अलवर भरतपुर साइड, अलवर व भरतपुर साइड। बम रसिया बोलते हैं ना, बम रसिया। तो दोस्तों ये तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है ना, ये है। तेरह ताली दोस्तों हम देखते हैं कामड़िया पंथ की महिला करती है, कामड़िया पंथ के लोग करते हैं, कामड़िया पंथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बम नृत्य है वो कौन करता है, पुरुष करते हैं। कौन करता है, पुरुष करते हैं ये। जबकि तेरह ताली महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कामड़िया। और एक गांव पड़ता है तेरह ताली के अंदर, हम देखते हैं कामड़िया पंथ की। और रामदेव जी के मेले के अंदर ये काफी होता है। और दोस्तों पादरला एक गांव है, वहां पर इसका काफी नृत्य का काफी रोचक तरीके से होता है। फिर हम देखेंगे कि गवरी गीदड़ जो कि हम देखते हैं शेखावटी का नृत्य है, शेखावटी का, ठीक है ना, शेखावटी का नृत्य गिदड़ माना था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, गवरी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये मेवाड़ के अंदर है और सावन भादो के समय हम देखते हैं 40 दिन तक ये मेला जो है नृत्य ये भी काफी चलता है, मेला भी चलता है, ठीक है ना। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गवरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। हाँ, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंच मार्क मुद्राएं मिली है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पहला है बालाथल, सेकंड है गणेश्वर, तीसरा है गिलुंड और चौथा है बैराट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बैराट। और हम देखते हैं बालाथर, गणेश्वर और गिलुंड तीनों कौन सी संस्कृति है, हम देखते हैं कि ताम्र संस्कृति। कौन सी संस्कृति है, ताम्र संस्कृति है तीनों, ताम्र संस्कृति मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो ये इसके अंदर आहड़ भी आती है, ठीक है ना, आहड़ संस्कृति भी यहाँ से मानी जाती है। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बैराट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ,
तो राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? दोस्तों थोड़ा सा मैं आज जो है वो थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान के सबको पता भी है और डिटेल से दोस्तों मैंने भारत के बहुत अच्छे से डिटेल से करवाया है, ठीक है। अब मैं जो चालू करूंगा धीरे धीरे वापस से 2 3 या 3 दिन का ब्रेक लूंगा मैं, और फिर इसके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे 24 या 25 से अपन वापस से रेगुलर चालू हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों मेरी स्कूल खुल रही है 22 से, और थोड़ा स्कूल भी जाना है मुझे, ठीक है ना, और 2 3 दिन का थोड़ा सा वर्क है। उसके बाद से फिर मैं वापस कंटिन्यू इसको करूंगा, यानी 1 या 2 दिन का आपको मैक्सिमम आपको लगेगा। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा स्टूडियो में भी थोड़ी ज़्यादा वो है चल रही है इस समय, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से, तो मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, वरना मैं बिल्कुल आप देखोगे जो मैं शुरू की वीडियो थी वो बहुत डिटेल से करवाई थी मैंने, तो इसलिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन राजस्थान के भी इतना कुछ वो रहता भी नहीं है, ठीक है ना, तो मैंने जितना हो सकता है मैं वो 100% कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों पहला ये क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? तो पहला है राणा रतन सिंह। दोस्तों ये क्वेश्चन के अंदर बहुत लोग गलत करके आए थे, ठीक है ना, इसके अंदर दोस्तों अधिकतर लोग जो है उन्होंने बहुत मतलब अधिकतर उन्होंने ही गलत किया था ये क्वेश्चन को। मैं जिससे पूछ रहा था वो मतलब हमेशा ही यही बता रहा था कि नहीं इसके अंदर ये आएगा, राणा विक्रमादित्य अधिकतर लोगों ने करके आए थे। दोस्तों पहला ऑप्शन राणा रतन सिंह, सेकंड है राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह, और फोर्थ है राणा उदय सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम देखेंगे। तो राणा सांगा की जैसे मृत्यु हुई थी उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि कौन बना था, राणा रतन सिंह। थोड़े समय के लिए आए थे राणा रतन सिंह, उसके बाद में फिर विक्रमादित्य राजा बन जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे 10वां क्वेश्चन। हाँ, भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो क्या हुआ दोस्तों, तो भोगीलाल पंड्या है वो किस प्रजामंडल से संबंधित है? दोस्तों मैंने खूब बार आपको करा चुका हूँ, और कई बार मैंने इसके संस्थापक भी बता दिए, ठीक है ना, खूब बार। तो इसका आंसर बताइए फटाफट। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल। 1944 के अंदर भोगीलाल पंड्या माने जाते हैं इसके, 1944 में। हम देखते हैं जयपुर प्रजामंडल 1931 के आसपास, फिर इसका पुनर्निर्माण होता है बांसवाड़ा 1943 के आसपास, और हम देखेंगे मेवाड़ 1938 के आसपास ये प्रजामंडलों की स्थापना होती है। और फिर हम देखते हैं कि भोगीलाल जो पंड्या है वो 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, ठीक है। इसमें 2 3 लोग थे, एक तो है हम देखते हैं गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, ह- हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, और खुद भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी। और दोस्तों तीसरा खुद है भोगीलाल पंड्या, यानी डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1944 को, जो भोगीलाल पंड्या के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों यह है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो निम्नलिखित कूट से सही उत्तर ढूंढिए। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि सोनी जी की नसिया, लोहागढ़ किला, चंद्र महल, और जूनागढ़ किला। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अब देखेंगे जूनागढ़ किला भरतपुर के सॉरी बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना, जूनागढ़ किला। और हम देखते हैं रायसिंह, रायसिंह के समय इसका निर्माण हुआ था, रायसिंह बीकानेर, वही दोस्तों जिसने हम देखते हैं कि प्रशासक नियुक्त किया था, ठीक है ना। और फिर दोस्तों हम देखेंगे चंद्रमहल, चंद्रमहल गार्डन हम देखते हैं जयपुर में है, तो डी का 2, ठीक है, और चंद्रमहल सी का 4, तो दोस्तों ये हो जाएगा, और बी का 1 हम भरतपुर लोहागढ़ किला हम देखते हैं तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर जो है करने वाले मुगल सेनानायक कौन थे? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जो है मुगल सेनानायक कौन थे जिस पर हम देखते हैं शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो हम देखते हैं सबसे पहले जयपुर क्या बोलते हैं जय सिंह फर्स्ट, जय सिंह थर्ड, जसवंत सिंह जी, या शाइस्ता खां। तो दोस्तों कौन थे, फटाफट बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह फर्स्ट। कौन क्या हो जाएगा इसका आंसर, जय सिंह फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के जो महाराणा है उसकी क्या नीति थी? पहला है दोस्तों हम देखेंगे कि विद्रोहियों को समर्थन, अंग्रेजों को सहयोग, तीसरा है उदासीनता, और चौथा है विद्रोह को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका। तो दोस्तों क्या थी हम देखते हैं मेवाड़ महाराणा की।
तो अधिकतर हम देखते हैं कि अंग्रेजों को इन्होंने सहयोग किया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा, हाँ, बिजोलिया जो है किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो दोस्तों पहला है पूर्ण रूप से स्वीकार, सेकंड है लागू करने को मना कर दिया, और महाराणा के विवेक, दोस्तों हाँ बिजोलिया जागीरदार पूछा है, उसका क्या रवैया था? तीसरा है कि महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया गया, और चौथा है ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया गया। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए इसका आंसर। और ऑप्शन दे ही रखा मैंने, तो इसका तो दोस्तों थोड़ा समझा देता हूँ मैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो दोस्तों इसके 3 चरण माने जाते हैं, हम देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण। प्रथम चरण जो 1897 से 1915 तक, सेकंड है द्वितीय चरण, और तीसरा चरण। तृतीय चरण, तो पहला चरण, 3 चरण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के, हम देखते हैं। एक तो 1893 से 1915 तक, फिर 1915 से हम देखेंगे 1923 तक, 1923 तक था। और फिर हम देखते हैं कि जो 1923 तक, और फिर हम देखेंगे 1923 से लेकर 1941 तक था, 1923 से लेकर 1941 तक था। ठीक है, 3 चरण इसके माने जाते हैं। तो प्रथम चरण के अंदर हम देखते हैं स्थानीय नेताओं ने काफी काम किया इस पर, स्थानीय नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो धाकड़ किसान थे, उन्होंने यहाँ पे जो किसान जो है मूवमेंट चलाया था, धाकड़ किसानों ने, धाकड़ किसानों ने। और जो सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, कि हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो नेता है स्वामी साधु सीताराम दास थे, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। ठीक है, फिर हम देखते हैं दोस्तों नानाजी पटेल, ठाकरी पटेल थे, जो कि मेवाड़ महाराणा के पास गए थे। नानाजी पटेल फिर वापस आते हैं, और उनकी बातें कोई मानते भी नहीं है, और ये जो प्रथम चरण था वो बिल्कुल ही जो था वो बिल्कुल ही निरस्त हो जाता है, यानी इनकी बातें मेवाड़ महाराणा ने भी भेजा भी था वहां से ठीक है ना, लेकिन इनके माने जो मांगी थी वो बिल्कुल मानी नहीं गई। और हम देखते हैं नानाजी पटेल, ठाकरी पटेल, ठीक है, ये तमाम इसके नेता थे। और हम देखते हैं कि फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव फतेहकरण चारण, चारण ब्रह्मदेव। दोस्तों जो था प्रथम श्रेणी क्या हो जाता है, जो था वो क्या हो जाता है, इनकी मांगे मानते नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यानी स्थानीय नेताओं के द्वारा जो ये आंदोलन चलाया गया था वो उनकी मांगे बिल्कुल मेवाड़ महाराणा ने नहीं मानी। तो दोस्तों पहला जो चरण था वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है, यानी कोई मतलब नहीं रहता है पहले चरण का। सेकंड दोस्तों एंट्री होती है राष्ट्रीय नेताओं की, हम देखते हैं राष्ट्रीय जो नेता थे उनकी एंट्री होती है, राष्ट्रीय नेताओं की इसमें एंट्री होती है। और हम देखते हैं विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, ये तमाम नेता इनसे जुड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो अंग्रेज सरकार है, दोस्तों थोड़ा सा मैं वापस समझा देता हूँ, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर राष्ट्रीय नेता होते हैं, एंट्री करते हैं विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा इसके अंदर एंट्री करते हैं। और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि सरकार की मेवाड़ जो सरकार है, मेवाड़ सरकार के द्वारा एक आयोग बनता है, मेवाड़ सरकार के द्वारा सेकंड चरण में हम देखेंगे जो सेकंड चरण है उसके अंदर मेवाड़ सरकार के द्वारा एक आयोग बनता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग।
भट्टाचार्य आयोग। और हम देखते हैं कि मेवाड़ सरकार के द्वारा, भाई तुम देख क्या हुआ जाके कि भाई क्या हो रहा है, तो 1920 के अंदर बनती है। और हम देखते हैं इसके अंदर एक तो अफजल अली, और दोस्तों फिर हम देखेंगे एक तो अफजल अली रहते हैं और एक रहते हैं अमर सिंह, ये दो इसके अंदर रहते हैं। अमर सिंह, तो दो रहते हैं। और हम देखते हैं कि इनकी जो मांगे थी वो बताते भी कि हाँ बिल्कुल टैक्स बढ़ा है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो है वो मेवाड़ महाराणा के पास जब ये पहुंचती है फिर उनकी बातें भी नहीं मानते। फिर हम देखते हैं कि जो किसानों का एक था राजपूताना मध्य भारत सभा बनती है, और जैसे ही राजपूताना मध्य भारत सभा बनती है तो देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, इनकी कुछ मांगे भी मानो। फिर मेवाड़ सरकार ने एक आयोग और बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1920 के आसपास, 1920 के आसपास एक आयोग था राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, तख्त सिंह, और तीसरा मालवीय रमाकांत मालवीय। तो ये कमेटी बैठती है। फिर हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बैठती है, और अंग्रेजी सरकार 1922 के आसपास, अंग्रेजी सरकार 1922 में, और 1922 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक कमेटी बैठती है, और उसमें हम देखते हैं कि इनकी जो मांगे थी, और उसमें अंदर हम देखते हैं 35 कर इसके अंदर माफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ का जो जागीरदार था, बिजोलिया का जागीरदार था, उसने मना कर दिया क्लियर कि मैं बिल्कुल भी क्या बोलते हैं इनको छूट नहीं दूंगा, यानी रवैया इसका बिल्कुल खराब था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसका अंदर आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका अंदर लागू करने के लिए इसमें मना कर देता समझौते को, 1922 समझौते को। जो समझौता क्या था दोस्तों, हम देखते हैं कि जो 35 कर जो माफ कर दिए गए थे, 35 कर माफ कर दिए गए थे, उस समझौते को जो बिजोलिया जागीरदार ने मना रवैया उसने मना कर दिया था, यानी जो लागू करने के लिए मना कर दिया था। दोस्तों थोड़ा समझाता हूँ वापिस से मैं। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन हम देखते हैं इसके 3 चरण माने जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम चरण, सेकंड चरण और तृतीय चरण। तो हम देखते हैं 1897 से 1915 के बीच में कि ये जो था प्रथम चरण था, इसमें स्थानीय नेताओं ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। और फिर हम देखते हैं कि जो इसके अंदर धाकड़ किसान थे, और दोस्तों हम देखते हैं कि नेता थे साधु सीताराम दास जी थे, ठीक है, फतेहकरण चारण थे। और हम देखते हैं साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा के पास भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर एक अंग्रेज वो भी आता है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन इनकी बातें मांगे नहीं मानी जाती, यानी जो पहला चरण था वो बिल्कुल दब जाता है, मांगे भी नहीं मानी जाती है पहला चरण के अंदर। हम देखते हैं कि प्रसेजन चारण ब्रह्मदेव। तो सेकंड चरण के अंदर एंट्री होती है राष्ट्रीय नेताओं की। हम देखते हैं कि इसके अंदर कि विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, तमाम जो राष्ट्रीय नेता थे वो इसके अंदर एंट्री करते हैं। और हम देखते हैं कि जो विजय सिंह पथिक थे इन्होंने तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी, युवाओं को साथ लिया, ठीक है, उपरमाल नाम से पर्चा प्रकाशित किया, तमाम चीज़ें इन्होंने की। फिर हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा एक कमेटी बैठती है जिसमें हम देखते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनता है जिसके अंदर 1920 के आसपास। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर दो और थे, एक तो अफजल अली साहब थे और ये हम देखते हैं अमर सिंह थे, लेकिन इनकी बातें भी नहीं मानी गई थी। फिर दोस्तों कि किसानों की तरफ से हम देखते हैं कि एक सभा चल रही थी राजपूताना मध्य भारत सभा, और जो राजपूताना मध्य भारत सभा चल रही थी उसमें कहा गया कि भाई कुछ इनकी बातें मानो। फिर सरकार ने इसको एक और आयोग बनाया 1920 के आसपास। फिर हम देखते हैं इसके अंदर कुछ थे राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, ठीक है, और हम देखते हैं रमाकांत मालवीय, तो ये नेता थे। फिर दोस्तों फिर जाके सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने एक बिजोलिया समझौता तैयार किया 1922 के आसपास। और हम देखते हैं इसके अंदर तमाम वो थे, एक तो हम देखते हैं कि एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड साहब थे, ठीक है ना, और हम देखते हैं पीए विल्किंस थे, ओगलवी थे, और प्रभाष चटर्जी थे, और ठीक है ना। और दोस्तों हम देखते हैं कि किसानों की तरफ से जो थे वो एक तो अपने ये नारायण पटेल थे, रामनारायण चौधरी साहब थे, और माणिक्य लाल वर्मा साहब थे, तो ये थे। फिर दोस्तों की सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने भी यहाँ पे जो कर था वो माफ, यानी 35 करोड़ को यहाँ पे माफ कर दिया। कितने करोड़ को माफ किया था, 35 करोड़ को माफ कर दिया। लेकिन यहाँ का जो बिजोलिया का जो जागीरदार था उसने क्लियर मना कर दिया कि मैं ये माफ नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये मामला था। और फिर हम देखते हैं थर्ड चरण में आते आते सरकार जो है वो राष्ट्रीय नेताओं के पास में धीरे धीरे हरिभाई उपाध्याय, जमनालाल बजाज साहब, गांधी जी ने इनको दिया। फिर धीरे धीरे ये लास्ट में जाके ये आंदोलन जो था 1941 के अंदर आंदोलन समाप्त होता है, और एक प्रकार से ये अहिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा था।
तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? पहला है अंतिम। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है? किसके नेतृत्व में अंतिम? तो दोस्तों कितनी बार मैंने करा चुका हूँ सिस्टम, किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा? तो दोस्तों पहला है मानसिंह, सेकंड है भगवंत दास, ठीक है, और तीसरा है दोस्तों भगवंत दास नहीं है, जलाल खां कोरची होगा, ठीक है ना, जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची। और दोस्तों चौथा है टोडरमल। तो अंतिम पूछा है कि अंतिम रूप से कौन था, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला है मानसिंह, सेकंड है भगवंत दास, तीसरा जलाल खां कोरची और चौथा है टोडरमल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं, इजी सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, अंतिम टोडरमल हो जाएगा। और हम देखते हैं सबसे पहले जो अकबर ने दूध भेजे थे, सबसे पहले जलाल खां कोरची, जलाल खां, सेकंड है बेटा आया पहले, सबसे पहले मानसिंह, फिर पिताजी आएंगे भगवंत दास जी, भगवंत दास जी, और दोस्तों लास्ट में आया टोडरमल। लास्ट में कौन आया? टोडरमल, जिसने भूमि बंदोबस्त टोडरमल व्यवस्था लागू की थी 1580 में। टोडरमल बंदोबस्त, टोडरमल। तो ये चारों आए थे, यानी पहले जगलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये चारों आए थे। तो दोस्तों ये था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल। दोस्तों आज ये सारी श्रृंखला थी जो 10, यानी मैंने टोटल 10 जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव जो सारे क्वेश्चन आए हुए, यानी 2011 से 2022 तक के जो क्वेश्चन आए हुए अब तक के फर्स्ट ग्रेड के स्कूल व्याख्याता की जो प्रथम प्रश्न पत्र का इतिहास का, वो सारे कंप्लीट मैंने करवा दिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सिलेबस में अपने नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों पहले सिलेबस अलग था, अब की बार चेंज हुआ है 2022 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, अब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब दोस्तों आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है। अब मैं धीरे धीरे बिल्कुल 1 या 2 दिन तो मैं थोड़ा व्यस्त में हूँ, ठीक है ना, थोड़ा स्कूल जाके आऊँगा। फिर दोस्तों अपन धीरे धीरे अपन देखेंगे कि बिल्कुल वही श्रृंखला चालू करेंगे, इसमें फिर हम मैनेजमेंट, करंट, ठीक है, साइंस और पॉलिटी और राजस्थान की ज्योग्राफी, जीके वाला पार्ट अधिक से अधिक मैं कराने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, और इसी चैनल से आप जुड़े रहें। और यानी स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपको मैं बिल्कुल जो जितना हो सकता है दोस्तों मेरे से उतना मैं कोशिश करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।